दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। मैं जैसा कि आपको कहा था मैंने कि आज से कल से निर्धारित थी, लेकिन कुछ टेक्निकल ग्लिच के कारण जो मैंने शॉर्ट्स में आपको बताया भी था कि वीडियो नहीं बन सका था। आज से शुरुआत करते हैं, श्री गणेश करते हैं, है ना। आगे माँ शारदे का आशीर्वाद बना रहेगा और हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। तो सबसे पहले कुछ बातें मैं बता देना चाहूँगा। मैं जितने भी वीडियोस बनाऊंगा सब बेसिक्स से होगा। हिंदी में जैसे आपके सामने भाषा लिखा हुआ इस तरह से लिखा हुआ रहेगा। आसान आसान एग्जाम्पल से आसान से टफ की ओर लेके जाऊंगा। आसान आसान उदाहरणों से सब कुछ मैं समझाऊंगा आपको। और जितना भी बेसिक्स, जितना भी नीचे से हम लोग चल सकते हैं, मैं उतना नीचे से लेके आपको चलूंगा, उतना बेसिक्स से लेके चलूंगा। मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि जो भी मेरे भाई बहन जो भी इंटरेस्टेड हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके हर वीडियो को ज़रूर देखें। ये आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगा, काफ़ी लाभदायक होगा। और मैं उन सारे भाइयों बहनों से भी कहता हूँ कि जिन्हें ऐसा लगे कि नहीं इसमें कुछ कमी है ना, कुछ और ऐड होना चाहिए, कोई और तरीका होना चाहिए, तो आप मुझे बताएं। सेटअप की जहाँ तक बात है, अभी हम लोग कुछ दिन तक वाइट बोर्ड पे चलेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें सही ही रहेंगी। आवाज़ सही है, वीडियो सही है, मतलब विजिबिलिटी सही है, ऑडियो सही है, तो बस काम से काम है। बाकी स्मार्ट बोर्ड वगैरह और स्मार्ट क्लासेस वगैरह भी धीरे धीरे हो ही जाएगा सब कुछ, है ना। हम लोग शुरुआत से शुरू करेंगे, लेके चलेंगे बेसिक से कि आखिर इंग्लिश क्या है, किस तरीके से बनता है। अंग्रेजी आप लोग जानते हो एक भाषा है। भाषा की अपनी कुछ सीमाएं होती हैं, कुछ तौर तरीके होते हैं। हमारे जिन भी भाई बहनों का इंग्लिश कमजोर है उसके पीछे मैं एक बात महसूस करता हूं कि एक तो शुरुआत में ही जितने जितने अच्छे तरीके से बेसिक्स बताना चाहिए उन्हें उतना अच्छा तरीका से बताया नहीं जाता है, जिसका परिणाम क्या होता है कि आगे चल के वो सेंटेंस को सही तरह से बना नहीं पाते हैं, सेंटेंस को सही तरह से समझ नहीं पाते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं। और फलस्वरूप क्या होता है, मैंने एज ए रिजल्ट ऑफ विच दे क्विट स्टडिंग इंग्लिश। वे लोग अंग्रेजी पढ़ना ही छोड़ देते हैं कि नहीं समझ में आता है, हटाओ हटाओ हटाओ। क्लासेस में भी मैं देखता हूँ कि मन नहीं लगता है विद्यार्थियों का, स्टूडेंट्स का मन नहीं लगता है इंग्लिश पढ़ने में। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जितने भी एग्जाम्स हैं लगभग सब में इंग्लिश एज ए पेपर आता है, और उसको क्वालिफाई आप नहीं करते तो आपका काम नहीं चलेगा। इसलिए पेशेंसली देखो, आपने 10-10 साल 8-8 साल पढ़ा है साइंस को, मैथ्स को, बायोलॉजी को, तब जाके इस पोजीशन पे आप पहुंचे हो। इंग्लिश को आप 2 महीना 3 महीना दे के देखो, हमारे साथ प्रतिदिन रहो, वीडियोज को ध्यान से सुनिए। जितना भी नोट्स इस पे लिखना संभव रहेगा मैं लिखूंगा। 20 से 25 मिनट का ही वीडियो डाला करेंगे हम लोग, मतलब मैं 20 से 25 मिनट का ही वीडियो बनाऊंगा ताकि बोरिंग भी ना हो और प्रोडक्टिव हो, आपको जानकारी ये नॉलेजेबल हो, इसमें वैसे इनपुट्स हो जिससे आपको फायदा हो, है ना। और बाकी बहुत अच्छी तरीके से लिखा हुआ नोट्स हर चैप्टर के लास्ट में, जैसे बेसिक शुरू हुआ ना, तो जितना भी बेसिक्स का पॉइंट होगा वो खत्म हो जाएगा, तो उसके आखिरी में एक लिंक दे दिया जाएगा। एक साथ सारा वीडियो कंपाइल होकर एक सेक्शन में रहेगा कि हाँ जी ये देखिए बेसिक्स है, उस पर क्लिक कीजिएगा तो जो भी 6-7-8 वीडियो होगा सारा बेसिक्स वाला आएगा। और लास्ट में लिंक रहेगा नोट्स का, मेरा खुद का लिखा हुआ बुक फॉर्मेट में टाइप किया हुआ फ्री पीडीएफ रहेगा। तो नोट्स का भी चिंता मत कीजिएगा, यहाँ से जितना आप लिख सकते हो, समझ सकते हो, समझो, और चीज़ों को यहाँ रखने की कोशिश करो बजाय यहाँ रखने के, ठीक है ना। देखिए इंग्लिश में सेंटेंस जब भी बनता है तो उसमें 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। आप ध्यान रखना कि जो मैं बता रहा हूं एक कड़ी से दूसरा कड़ी को जोड़ते हुए चलूंगा, तो पहले ही इफ और बट मत लगाना कि ये तो ऐसा लिख रहा है, ऐसा भी तो हो सकता है। सब कुछ बताएंगे धीरे धीरे, आराम आराम से चलने से। एक ही दिन में सारा इंग्लिश तो करना नहीं है, ठीक है ना। किसी भी तरह का पहले से जो कचरा रखा हुआ है या जो कुछ भी है उसको आप साइड में, क्यों कचरा बोलूं, आप साइड में रखो और शांति से इसको देखो, फिर कंपेयर करके देखना
कि वो क्या थी और ये जो मैंने आपको पढ़ाया ये क्या है, दोनों में आसमान जमीन का अंतर है कि नहीं। मैं लिख के देता हूं, अंतर नजर आएगा आपको। 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है और वर्ब है। हिंदी में सब्जेक्ट को कर्ता, ऑब्जेक्ट को कर्म और वर्ब को क्रिया कहते हैं। जब भी आप अंग्रेजी में कोई वाक्य लिखते हैं, इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस आप लिखते हैं, तो आपको इन तीनों चीजों की जरूरत महसूस होती है। हालांकि जब हम आगे पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब माने सिर्फ कर्ता और क्रिया भी रहे तो सेंटेंस होता है। लेकिन जैसा कि मैंने अभी आपको कहा, बारी बारी से, 1 स्टेप एट ए टाइम, एक बार में एक कदम बढ़ाएंगे हम लोग, ज्यादा व्याकुलता नहीं, पेशेंसली वीडियो दर वीडियो देखेंगे आप कि हाँ सारी परतें खुलती चली गई और हाँ हमने सीखा, ऐसा आपको महसूस होगा। तो कोई भी सेंटेंस को लिखने में, पढ़ने में, बोलने में 3 मूल चीजों की जरूरत होती है, वह है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। ठीक है ना। पार्ट्स ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है, ये सब आएगा। आप, मैं बात कर रहा हूं ना कि पेशेंसली आप देखते जाओ, आपको लगेगा ही नहीं कि कुछ छूटा है। मुझे पता है कि आपके दिमाग में क्या चलता है और बच्चे क्या सोच रहे होते हैं, इसलिए मैं इस तरीके से इसको लेके चल रहा हूं। तो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब, ये 3 चीजें होती हैं। मैं आपको लिख के देता हूं, कर्ता। किसी से भी आप पूछो कि हाँ जी सब्जेक्ट किसको कहते हैं, अगर मेरा डेफिनेशन वो नहीं जानते हैं तो जो कॉमन डेफिनेशन चल रहा है सब्जेक्ट का वो क्या है मालूम है? पहले लोग कहेंगे कि जिसकी बात होती है उसको हम कर्ता कहते हैं। एक ये परिभाषा हो गया कि जिसकी बात, वाक्य में, सेंटेंस में जिसकी वाक्य होती है, जिसकी बात होती है, वाक्य में जिसकी बात होती है, हम लोग जिसकी बात करते हैं वो कर्ता होता है। आप देखो लिखा हुआ है राम आम खाता है या मोहन विद्यार्थी है, इसमें किसकी बात हो रही है? तो लोग बताएंगे क्या राम आम खाता है में राम की बात हो रही है। क्यों भाई, आम की बात नहीं हो रही है? क्यों खाने की बात नहीं हो रही है, सिर्फ राम की बात हो रही है? नहीं ना। होता क्या है कि जब डेफिनेशन आपको जिस समय ये पढ़ाया गया उस समय हमारा मानसिक लेवल कुछ और होता है, तो उस मानसिक स्तर के हिसाब से उस समय हमारा जो इंटेलिजेंसी होता है, जो हमारा मेंटल एबिलिटी, मानसिक क्षमता होती है, उस हिसाब से बताई जाती है। इतना डिटेल में अगर उस समय बताया जाता तो जितना पढ़े उतना भी नहीं पढ़ते। लेकिन उन चीजों का आगे कैरी फॉरवर्ड करके चलना कि नहीं हम तो ये पढ़े थे तो क्या वो गलत थे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। सिचुएशन के हिसाब से, लेवल के हिसाब से चीजें बदलते जाती हैं। तो अगर आप कहोगे कि हम जिसकी बात करते हैं वो कर्ता होता है, ये परिभाषा गलत होगा, निहायत ही गलत परिभाषा हो जाएगा। जिसकी बात करते हैं का क्या मतलब हुआ? सेंटेंस में जो कुछ भी लिखा हुआ है हम तो सबकी बात कर रहे हैं, तो जिसकी बात करते हैं का मतलब क्या हुआ? आप अपने मन को समझा चुके हैं कि जिसकी बात करते हैं का मतलब राम आम। कौन आम खा रहा है? तो राम आम खा रहा है। क्यों मैं पूछूं कौन आम खा रहा है? आप पूछो कि राम क्या खा रहा है, ये भी तो मैं पूछ सकता हूं। तो फिर दूसरा परिभाषा आएगा कि कौन लगा के जवाब दीजिए, सवाल कीजिए। कौन लगा के, है ना, किसी के साथ, वर्ब के साथ कौन लगा दीजिए और सवाल कीजिए, और जो आंसर देगा वही सब्जेक्ट होगा। कि हाँ जी कौन आम खाता है, तो राम आम खाता है ना। तो अगर लिखा हुआ रहेगा आम राम के द्वारा खाया जाता है ना, सब लोग जानते हैं कि ये जो राम ईट्स अ मैंगो लिखा हुआ है, इसका पैसिव वॉइस बनाए अगर तो क्या हो जाएगा? अ मैंगो इज ईटेन बाय राम। अ मैंगो इज ईटेन बाय राम, इसका ये पैसिव वॉइस हो जाएगा। अब यहाँ पे कौन लगाओ, लिखा हुआ है आम राम के द्वारा खाया जाता है, आम राम के द्वारा खाया जाता है, इसमें तो कौन लगेगा ही नहीं। कौन राम के द्वारा खाया जाता है, क्या राम के द्वारा खाया जाता है, किसके द्वारा खाया जाता है, इसमें किसके द्वारा लगाइएगा तब कुछ हो सकता है, कौन तो उसमें लगेगा ही नहीं। तब कौन लगा के इसमें कैसे सवाल ही नहीं होगा, तो इसमें सब्जेक्ट नहीं है क्या? सब्जेक्ट है ना। तो इस बात पे आप ध्यान देंगे कि जब भी हम लोग कोई परिभाषा बनाते हैं तो परिभाषा हर स्थिति के लिए होना चाहिए। एक आध एक्सेप्शन में अलग होता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस लाइन में अलग हो गया, उस लाइन में अलग हो गया, उस लाइन में अलग हो गया। परिभाषाएं ऐसी नहीं होती है, ठीक है।
तो कौन लगा के सवाल करेंगे वर्ब के साथ, जो जवाब देगा वो सब्जेक्ट कहलाएगा, ये भी गलत परिभाषा है। सेंटेंस में, वाक्य में जिसकी बात हो रही होती है वही सब्जेक्ट होता है, ये भी गलत परिभाषा है। फिर कुछ लोग कहते हैं कि जो काम करता है वो कर्ता कहलाता है। हाँ जी, तो जो काम करता है वो कर्ता कहलाएगा, बिल्कुल सही। जिसमें काम ही नहीं होगा उसमें क्या होगा? आप देखो, लिखा हुआ है मोहन विद्यार्थी है, इसमें क्या काम है आप ही बताओ? काम कुछ है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे मोहन सब्जेक्ट नहीं है। तो किसी भी स्टेटमेंट में, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा तो कोई ना कोई काम होगा, कोई ना कोई वर्क होगा, एक्शन होगा, वर्ब होगा, ये जरूरी नहीं है। और जो काम कर रहा होगा किसी भी सेंटेंस में, अगर काम है, एक्शन है, वर्ब है भी, तो जो काम कर रहा होगा वो सब्जेक्ट होगा, ये भी जरूरी नहीं है। काम करने वाला सब्जेक्ट होगा ये जरूरी नहीं है। आप देख लो, यही सेंटेंस जो लिखा हुआ है, ए मैंगो इज ईटेन बाय राम। ए मैंगो इज ईटेन बाय राम में राम क्या है? आम खा रहा है। काम कौन कर रहा है? राम काम कर रहा है। लेकिन सब्जेक्ट कौन बनता है? ए मैंगो, आम। जिसको राम खा रहा है वही सब्जेक्ट बन रहा है, और राम खुद यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन रहा है। आप जानते होंगे, आप सब लोग जानते होंगे या बहुत जानते होंगे लोग कि जब एक्टिव से पैसिव हम बनाते हैं सेंटेंस, तो क्या होता है, जो असल में सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, और जो असल में ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बनता है। तो उधर तो भाई साहब असल में जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बना हुआ है। और मैंगो इज ईटेन बाय राम में असल में क्या है? ए मैंगो जो है ये असली में ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ पे सब्जेक्ट बना हुआ है। तो अगर कर्ता की परिभाषा आपसे पूछे और आप बता रहे हो, आज के बाद परिभाषा चेंज कर लो कर्ता का। कोई भी पूछे आपसे कि कर्ता यानी कि सब्जेक्ट किसको कहते हैं, तो आप ये मत कहना कि जो काम करता है, गलत। ये भी मत कहना कि जिसकी बात होती है, ये भी गलत। ये भी मत कहना कि कौन लगा के सवाल करेंगे वर्ब के साथ, जो जवाब देगा वो कर्ता होगा, ये भी गलत। सही क्या है? सही आप यहां से सीखिए। ये स्टेटमेंट अप्लाई करो कहीं भी, किसी भी लाइन में, ये कभी भी गलत साबित नहीं होगा। कर्ता का अगर ये परिभाषा, सब्जेक्ट का अगर ये परिभाषा आप बोलते हैं, क्या है परिभाषा? वह शब्द या शब्दों का समूह जिसके अनुसार किसी भी वाक्य में क्रिया यानी कि वर्ब निर्धारित किया जाता है। मतलब कोई भी सेंटेंस हो, राम आम खाता है में राम ईट्स ए मैंगो लिखा हमने, राम है इसलिए यहाँ पे ईट्स लिखा गया। अगर यहाँ पे आई लिखा रहता, राम के जगह पे मैं रहता आई, तो ईट्स के जगह ईट हो जाता। मतलब क्या है, ये जो वर्ब है किसके हिसाब से चल रहा है? राम के हिसाब से। तो जिसके हिसाब से वर्ब चले वही सब्जेक्ट होता है। यहाँ देखिए, मोहन इज ए स्टूडेंट, यहाँ पे रहता मोहन और सोहन विद्यार्थी हैं, तब क्या लिखते? मोहन एंड सोहन आर स्टूडेंट्स। इसका मतलब ये जो इज लिखा हुआ है किसके हिसाब से? मोहन के हिसाब से लिखा हुआ है, तो मोहन सब्जेक्ट होगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? मेरे पास कार है, आई हैव ए कार। आई हैव ए कार में जो ये हैव लगा हुआ है वो किसके हिसाब से लगा? आई के हिसाब से। उसके पास कार है अगर लिखा हुआ रहता तो यहाँ ही होता, और ही के हिसाब से हैज लिख देते हम, ऐसा होता ना। तो क्या हो जाता? ही के हिसाब से हैज लगा तो ही सब्जेक्ट हो जाता। यहाँ पे हैव लगा हुआ है आई के हिसाब से, तो आई सब्जेक्ट होगा। तो सब्जेक्ट की क्या परिभाषा होगी कि किसी भी वाक्य का वह शब्द या शब्दों का समूह जिसके हिसाब से, जिसके अनुसार उस वाक्य में वर्ब लगता है। वर्ब जिस शब्द के अनुसार चल रहा हो वही सब्जेक्ट होता है। अब किसी भी एग्जाम्पल पे आप इस बात को सेट करो और सब्जेक्ट पकड़ा जाएगा आराम से। अभी से पहले मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने सब्जेक्ट का ये परिभाषा नहीं सुना होगा। कुछ हमारे ही बच्चे हैं जो पढ़े होंगे तो वो जानते होंगे। मैक्सिमम लोग, बच्चों की तो छोड़िए, मैक्सिमम लोग जो हैं, बड़े भी हैं, जो सीनियर क्लासेस में हैं, जो टीचिंग प्रोफेशन में भी आए हुए हैं, शायद मैं किन्हीं का इंसल्ट करने या ऐसा कोई मोटिव से नहीं बोल रहा हूं, पर ये सच्चाई है
कि उनसे भी आप पूछो कि हाँ जी सब्जेक्ट किसको कहते हैं, तो जिसके बारे में बात होती है, जो काम करता है। क्यों भाई, जो काम नहीं करता है वो सब्जेक्ट नहीं हो सकता है क्या? सब्जेक्ट कौन होगा? वह शब्द जिसके हिसाब से क्रिया निर्धारित की जाती है, मतलब अकॉर्डिंग टू विच द वर्ब इज यूज्ड। जिस शब्द या शब्दों के हिसाब से वर्ब यूज किया जाता है, क्रिया का यूज होता है सेंटेंस में, उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट कौन सा है? ऑब्जेक्ट, कर्म जिसे कहते हैं हिंदी में। कर्म किसे कहते हैं? तो कहता है कि क्रिया को पूर्ण करने के लिए, क्रिया को, काम को पूरा करने के लिए कर्ता जिसका यूज करे, क्या करने के लिए? क्रिया को, काम को, एक्शन को, वर्क को पूरा करने के लिए कर्ता जिसका यूज करता है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो आप देखोगे कि यहां पे क्रिया क्या है? यहां पे क्रिया है खाना, और खाने वाले काम को पूरा करने के लिए ये जो कर्ता राम है, ये किसका यूज कर लिया? आम का। क्रिया क्या है? खाना, और खाने के काम को पूरा करने के लिए जो कर्ता है राम, कर्ता माने सब्जेक्ट, जो राम है वो किसका यूज कर लिया? आम का। तो आम क्या हो गया? कर्म माने ऑब्जेक्ट। राम ईट्स ए मैंगो में राम सब्जेक्ट, ईट्स वर्ब, और ए मैंगो ऑब्जेक्ट। क्या है? मोहन विद्यार्थी है। मोहन का विद्यार्थी होना में ये जो है लगा हुआ है वो क्रिया का संबोधन है, और इस चीज को बताने के लिए, इस रूप, इस स्थिति को, इस परिस्थिति को, इसके इस गुण को बताने के लिए, इसके इस कैरेक्टर को, मोहन के इस चरित्र को बताने के लिए जो है यूज किया गया है, वो किससे परिपूर्ण होता है? विद्यार्थी से। तो हम इसको कर्म मान के चलेंगे। फिर क्या है? मेरे पास कार है, आई हैव ए कार। मेरे पास जो है, ये होने वाली जो स्थिति है, जो अधिकार है, उस अधिकार को पूर्ण करने के लिए किसका यूज किया गया? कार का। अगर हम कार नहीं लिखते तो मेरा अधिकार में, मेरे अधीन में क्या है, ये क्लियर नहीं हो पाता। उसको क्लियर करने के लिए कार का होना जरूरी है, इसलिए कार ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट को एक बारी और फिर से समझेंगे, उससे पहले एक बार थोड़ा एक चक्कर लगा लेते हैं वर्ब का, है ना? वर्ब का चक्कर लगाते हैं। वर्ब क्या होती है? क्रिया। तो क्रिया भी किसी से पूछिएगा अपने दोस्तों से, या शायद आप भी पहले यही बोलते होंगे कि क्रिया कहते किसको हैं? तो जिससे किसी काम का होना या करना समझा जाए, या जो एक्शन वर्ड होता है उसको क्रिया कहते हैं। नहीं, अधूरा है ये। क्रिया क्या होती है? वह शब्द जिससे तीन बातों का पता चले, तीनों का, तीनों में से कोई एक काम। तीन कौन कौन से होंगे? एक हो गया काम, जिसे हम एक्शन कहते हैं। दूसरा हो गया स्थिति या अवस्था, जिसको हम अंग्रेजी में स्टेट ऑफ बीइंग कहते हैं। और तीसरा क्या हो गया? अधिकार, जिसको हम पोजीशन कहते हैं। मतलब जिस शब्द से हमें अधिकार दिख जाता हो वो क्रिया हो जाएगी। जिस शब्द से हमें स्थिति या अवस्था का पता चल जाता है वो क्रिया हो जाएगी, या जिस शब्द से काम, वर्क, एक्शन का पता चलता हो वो क्रिया हो जाएगी। अब देखो फिर से वापस आते हैं, मोहन का विद्यार्थी होना, ये जो है, ये जो लिखा हुआ है वो है मतलब मोहन का होना, उसके उस स्थिति या अवस्था को दिखा रहा है ना। कोयला काला होता है, इसमें कोयले का काला होना उसके अवस्था को दिखा रहा है। तो किसी भी आम मीठा होता है, हीरा कठोर होता है ना, लकड़ी कमजोर होता है, या धूप गर्म होती है, ये होता है किसी स्थिति या अवस्था को बताना। तो स्थिति या अवस्था को हम इज, एम, आर, वाज, वेयर इससे बताते हैं, है ना। तो वो क्या हो जाता है? वर्ब। या फिर काम, हंसना, खेलना, दौड़ना, खाना पीना, आना जाना, यह है काम, एक्शन। तो उसको भी हम क्या कहेंगे? वर्ब। या अधिकार,
हैज, हैव, हैड, उसको भी हम क्या कहेंगे? क्रिया। तो वो सारी शब्दें जिससे हमें काम का या स्थिति या अवस्था का होना या उस अवस्था में पाया जाना या फिर अधिकार, इनका बोध करवाने वाला जो भी शब्द होता है उसको हम क्रिया कहते हैं। अब फिर से देखिए कर्म क्या होगा। तो जो क्रिया है उसको पूर्ण करने के लिए जिस शब्द का यूज हो उसको कर्म ऑब्जेक्ट कहते हैं। जो क्रिया है उसको पूर्ण करने के लिए, उसको होने, दिखाने, इस अवस्था को परिभाषित करने के लिए जो शब्द का यूज होगा वो कर्म ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ठीक है ना। तो आई होप कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट आपका तीनों क्लियर हो चुका है। अब कोई भी आपसे पूछेगा कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो शायद आप हिचकिचाएंगे नहीं। ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो जो पड़ेगा उसमें मैं ये इन्फॉर्मेशन के तौर पे बता रहा हूँ कि हम लोगों ने ये डिसाइड किया है, हम सबकी बातें हुई है शॉर्ट्स के थ्रू। तो डिसीजन ये है कि हम लोग हर दिन 10 वर्ड मीनिंग प्रीवियस ईयर का लिखूंगा मैं यहाँ पे, उसको मीनिंग के साथ लिखूंगा। 10 वर्ड मीनिंग रहेगा और 10 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है ना। तो इस वीडियो के बाद जो अगला वीडियो जाएगा आपके पास, उस वीडियो में 10 वर्ड मीनिंग रहेगा और 10 क्वेश्चन लिखा हुआ रहेगा। और उन 10 वर्ड मीनिंग को और क्वेश्चन को आपके सामने हम लोग एक साथ बैठ के रटेंगे, है ना। वीडियो में सामने आप देखेंगे, मेरा बोलने का, पढ़ने का तरीका देखेंगे, उस तरह से याद करेंगे चीज़ों को और फिर 10 सवाल बनाएंगे। इसी तरह से बेसिक्स को लेके चला जाएगा। आज हमने सीखा सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। कल सीखेंगे नंबर, पर्सन, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, फ्रेज और क्लाउज। ठीक है। ये सारी चीजें क्यों सीख रहे हैं हम लोग? ताकि जब फिर सेंटेंस लिखना शुरू करें और हम बोले कि देखिए ये सब्जेक्ट है, ये क्लाउज है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ये फ्रेज है, ये काउंटेबल है, ये अनकाउंटेबल है, ये सिंगुलर होगा, ये प्लूरल होगा, ये थर्ड पर्सन है, ये सेकेंड पर्सन है, तो आपको कंफ्यूजन ना हो। तो पहले सारे बेसिक्स को हम लोग डिफाइन कर लेंगे और साथ ही साथ जब बेसिक्स खत्म होगा तब मैं आपको बताऊंगा कि देखो इंग्लिश कैसे बटा हुआ है। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्या काम है, फिगर ऑफ स्पीच का क्या काम है। लेकिन इससे पहले सारे बेसिक्स हम लोग कर लेंगे। ठीक है ना। तो आज के लिए यहीं पे एंड करेंगे सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट पे। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। तब तक दोस्तों को भी बताइए, बहुत ही यूजफुल तरीके से मैं बताऊंगा। मैं खुद दिन प्रतिदिन कोशिश करता हूं। ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब करें और जिन्हें भी जरूरत है इनकी, जिनकी भी इंग्लिश वीक है, उनको प्लीज बताएं। एक अच्छा कॉम्बिनेशन हम लोग का बनेगा और दोनों विन विन सिचुएशन में जाएंगे। ठीक है ना। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।